हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी बुक चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम हो गया एक वृक्ष की हत्या। तो यह चैप्टर कवर करने से पहले हम आपसे कुछ मेन बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बात कर लेते हैं थोड़ा देर, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आप लोग भी जानते ही होंगे कि काव्य खंड से पहले गद्य खंड आते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे या करते ही हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप लोग ही जानते हैं कि काव्य खंड से पहले गद्य खंड आते हैं। तो गद्य खंड में जो 1 से लेकर 12 तक चैप्टर है, तो हमें पूर्ण आशा कि आप लोग अभी तक पूरा चैप्टर कवर कर लिए होंगे। लेकिन कोई कारण से अगर अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से कवर कर सकते हैं। चाहे तो आप वहाँ से जाके रीडिंग कर सकते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, या चाहे तो आप हर एक चैप्टर का VVI क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, नहीं कोई कारणवश नहीं कर पाते हैं तो कोई इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप सारा कुछ कवर कर सकते हैं। वहाँ पे सारा डिटेल्स बाय डिटेल्स डाल दिया गया है, तब वहाँ से जाके आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मेन बात क्या है, इसे आप याद कर लीजिए। याद इसलिए कर लीजिए क्योंकि बिहार बोर्ड में यहाँ से आपको 10 से 15 नंबर के बीच में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो आपको यहीं से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका नंबर प्राप्त हो जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिए। याद आप इस तरह से कर लीजिए, इसमें आपको याद इस तरह से करना है, जैसे कि चैप्टर का नाम हो गया, उसके बाद फिर उनकी लेखक का नाम याद कर लीजिए। तो ये तो मुझे पूरा सिंपल ही है। आप बोलेंगे इसमें नया क्या है सर, लेकिन हम इसमें आपको ये कहना चाहेंगे कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, आपको ये भी याद कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बाय मिस्टेक करके कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है वह याद नहीं करते हैं, और मालूम चलता है कि ऑब्जेक्टिव 4-5 को ऑब्जेक्टिव छोड़ के चले आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। अच्छा नंबर लाना है तो ऑब्जेक्टिव ही मेन चीज़ होता है, तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपको साथ में ये भी याद कर लेना है कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई। अगर हम एग्जाम्पल में बता दे तो जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध भाषा में लिखी गई है, विष के दांत कहानी भाषा में लिखी गई है, भारत से हम क्या सीखे भाषण भाषा में लिखी गई है। तो ठीक इसी तरह से आप याद कर लीजिए। चैप्टर का नाम हो गया, कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, और साथ में उसकी लेखक का भी नाम याद कर लीजिए। तो अब तीनों चीज़ याद कर लीजिए। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तब को यहाँ से 10 से 15 नंबर के बीच में आपका आसानी से ऑब्जेक्टिव में आप सही टिक मारकर आइएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ हिंदी साधारण जनता की भाषा के बारे में कुछ बताए हुए हैं। देखो ऐसा नहीं है कि देखो पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमारा कहना क्या है, जैसे कि पूछा नहीं जाता है लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी भाषा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इसे एक बार एक नज़र देख ले, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था, और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज़ बनाए रहेंगे, जनचित्त में आत्मबल का संचार करते रहेंगे, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। वह किसी राज शक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है, अपने आप ही भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई थी। देखो याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बस हमारा सिर्फ यही कहना है कि यह हमारा राष्ट्रीय भाषा है। तो राष्ट्रीय भाषा के बारे में कुछ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यह चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जो कि कुंवर नारायण, ठीक है, जो एक वृक्ष की हत्या की राइटर है कुंवर नारायण। तो पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुंवर नारायण के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव के रूप में और कभी कभी प्रश्न के रूप में भी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अब जैसे कि आप बात कीजिएगा कि सर राइटर के बारे में पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, ये तो ऐसा वाला बात हो गया कि हमारा नाम ये फन्ना लाल है और बाप के नाम पता ही नहीं है, तो ये क्या हो गया। अरे भाई, एक वृक्ष की हत्या यानी कि इसका जो भी कविता ले लो, तो उस कविता के पढ़ने से कोई फ़ायदा है ही नहीं जब तक उनका राइटर का बारे में कुछ आप जानते ही नहीं हो।
ठीक है। तो आप आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरह से आपको हम समझा पाए होंगे। ठीक है, आपका नाम याद है और बाप का भी नाम याद होना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि एक वृक्ष की हत्या है तो इसका उत्पन्न कहाँ से हुआ है, कुंवर नारायण जी ही किए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका राइटर यानी बाप के नाम मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ठीक तरह से समझ पाए तो हमें कमेंट में यस लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखो, हालांकि हम अब बता दें बाबू आपको, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो कोई भी राइटर हो गया वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हालांकि कितना नंबर का पूछ लिया है, कभी कभी 5 नंबर का पूछ लिया जाता है, कभी कभी 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, कभी कभी 2 नंबर, कभी 1 नंबर, कभी कभी नहीं पूछता है, लेकिन ज़्यादातर पूछता है। जब तक ऑब्जेक्टिव पूछेगा नहीं तो उसको ऑब्जेक्टिव फिर कहाँ से पूरेगा बताओ, तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम कुंवर नारायण के बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर पर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप भी स्क्रीन पर हमारे साथ देखिए। क्या करोगे यार, कभी कभी कड़वा शब्द इस्तेमाल करना पड़ जाता है समझाने के लिए। अरे अपने लोग बिहारी है और जितना आसान भाषा में, अपने लोग तो पूरे आसान भाषा में रिलेटेड करके समझ पाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, उतना उतना होता है समझने के लिए। सिर्फ समझो, फंडा क्लियर साफ होना चाहिए, बाकी जाए सब भाड़ में जाए। ठीक है बाबू। तो चलो, कभी कभी दबाना पड़ता है। वैसे तो दबारे तो हम नहीं है, हमको तो ऐसा नहीं लगता कि हम दबारे हैं। समझाने की हम कोशिश किया और आसान भाषा में समझाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, तो उतना नाराज़ नहीं होने का है। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको यह भी बता दें कि आप पेन कॉपी लेकर बैठिए बाबू और नोट बनाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में काम आता है। हालांकि हम आपको बता दें 30 से 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, 30 से 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और जो बच जाता है 15 से 20 नंबर, वह व्याकरण से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो बुक इसलिए रीडिंग किया जाता है क्योंकि 30 से 35 नंबर का जो बुक से सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वह कवर हो जाए। और साथ में आपको यह भी फायदा होता है, क्वेश्चन आंसर भी इनका एक बार अगर आप इसका मायने समझ जाएगा, इसका रीडिंग दे दीजिएगा, तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछता है तो वो भी आप इसका क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव भी का सही टिक मार पा रहे हैं। तो दोनों फायदा होता है। तो बुक रीडिंग इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं, बहुत सारे कमेंट में हम पढ़ते रहते हैं कि सर बुक रीडिंग करने से क्या होता है, बुक रीडिंग करने से क्या होता है। सारा खेल तो बुक रीडिंग का ही है। एग्जाम में है क्या, कुछ नहीं है, सारा खेल बुक रीडिंग का ही है। सिर्फ आप एक बार बुक रीडिंग कर लीजिए और एक बार सिर्फ ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, बस फिर परीक्षा में जाइए और फिर मन चाहे नंबर उठाइए। ठीक है बाबू, आई होप आप लोग समझ पाएंगे। तो बिना देर किए हुए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या कभी कभी हम बीच बीच में ना बात करते ही चलेंगे। रॉबर्ट की तरह पढ़ाई नहीं करना है बाबू। जैसे कि आप लोग पहले हमारा भी पहले वाला वीडियो या पहले चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें हम कितना बातचीत करते हुए एक फैमिली की तरह पढ़ाई करना है, रॉबर्ट की तरह पढ़ाई नहीं करना है। ठीक है, तो बीच बीच में बातचीत करते हुए पढ़ाई करेंगे इंटरेस्ट के साथ। और हमारा कोशिश रहता है कि हम एक ही बार में पूरा समझा दें, क्योंकि दोबारा पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं हो, यानी कि दोबारा फिर से चैप्टर या पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं हो। ठीक है बाबू, चलो हम कुंवर नारायण जी के बारे में कुछ जानते हैं, तो फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 ईस्वी के आसपास की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी, किंतु कविता उनकी सर्जन कर्म में हमेशा मुख्य रही। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, काव्य संग्रह है, आत्मजय, प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास, कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले, समीक्षा है, मेरी साक्षात्कार आदि। कुंवर नारायण जी को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो इस प्रकार है: साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद्र पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान आदि। कुंवर नारायण पूरी तरह नगर संवेदना की कवि है। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर वैयक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ प्रकट होता है।
आज का समय और उसकी यांत्रिकता जिस तरह हर सजीव के अस्तित्व को मिटाकर उसे अपने लपेटे में ले लेना चाहते हैं, कुंवर नारायण की कविता वही से आकार ग्रहण करती है और मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वार खोलती है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजेय जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। उनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाती है। उनमें यथार्थ का खुदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। परंतु काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यर्थता को अभिव्यक्त करती यह कविता आज के समय की अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। यह कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। तो यह हम कुंवर नारायण जी के बारे में कुछ जान गए हैं और यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आई होप हमें मालूम है कि आप एक मेहनत तरार एक विद्यार्थी है, तो आप एक नोट बना रहे होंगे। ठीक है बाबू, तो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि चैप्टर का नाम हो गया एक वृक्ष की हत्या। नोट बनाओ बाबू, नहीं बनाओगे तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का, बताओ तुम ही। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और तुम पढ़े और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तुम नोट ही नहीं बनाया तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का, बताओ तुम ही। तो नोट बनाओ, ठीक है बाबू। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, तो देखो बाबू, ये तो आप बोलिएगा कि सर हम इसको तो 5 मिनट में पढ़ के हटा देंगे। बहुत अच्छी बात है, 5 मिनट पढ़ के हटा देंगे, लेकिन क्या है ना, इसका मायने समझना सबसे बड़ी बात हो जाता है। इस पढ़ना बहुत, जो कोई भी कविता को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होता है। कविता तुम देखो कितना छोटा रहता है, लेकिन उसका जो मायने समझते हो तो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो मेन पर्पस है, इसका मायने ही है। पढ़ लेना कोई बड़ी बात है नहीं। पढ़ लोगे तो तुमसे प्रश्न में पूछा जाएगा, तो ऐसा थोड़ी है कि बोले तुमको इतना साधारण पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में या कुछ क्वेश्चन कि तुम बता के फटाक नहीं आ जाओगे। तो फिर ये कविता कह दिया है, तुम ही बताओ। तो आइसो देखो, कविता है वो छोटा है, देखने में लगता है कि 5 मिनट में पढ़ देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इसका जो मायने है, या एक वृक्ष की हत्या जो राइटर है कुंवर नारायण, तो इस कोटेशन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं तुम वही नहीं समझोगे तो फिर चैप्टर रीडिंग करने का क्या फ़ायदा होता है। एक काव्य खंड है बाबू, गद्य खंड नहीं है। काव्य खंड में समझना सबसे बड़ी बात हो जाती है और गद्य खंड में पढ़ना सबसे बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, दोनों का अपना अपना एक विशेष महत्व है। ठीक है, तो ये काव्य खंड है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम एक एक कोटेशन लेते हैं और फिर हम इसका मायने समझने की कोशिश करते हैं। डरो नहीं, गलती से डरना नहीं है। अब ऐसा नहीं कि सर हम नहीं समझते तो क्या हम समझ पाएंगे, जरूर समझ पाओगे। ठीक है, डरना नहीं है बाबू। ठीक है, चलो हम पहला कोटेशन ले लेते हैं, फिर हम इसका मायने समझने की कोशिश करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं और कहाँ ध्यान है बाबू, स्क्रीन पर देखो। तो जी आपसे हम बोल रहे हैं, स्क्रीन पर देखो, कहाँ इधर उधर देख रहे हो। हमारे साथ तुम भी देखो क्या लिखा है। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर मायने कैसे समझोगे। हमारे साथ तुम भी पढ़ो, हम भी पढ़ रहे हैं, फिर हम इसका मायने समझाएंगे। अगर आपके पास ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा लो, ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो तो। इसमें कहने वाला क्या बात है, ईयरफोन लगा लो। चलो हम पहला कोटेशन लेते हैं। ठीक है बाबू, हमारे साथ तुम भी दो, स्क्रीन पर देखो। भटकते उटकते बहुत हो तुम लोग, पता नहीं। चलो तो आप देख रहे हो ना, अब मजा आएगा, दोनों आदमी साथ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें हम, चलो ठीक है। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार,
पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखर बल बूता। तो आई होप आप इसका तो थोड़ा मतलब समझे ही होंगे। नहीं समझ पाए हो बाबू, कोई बात नहीं, चलो हम इसको इस कोटेशन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं वो हम समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है। कवि कहता है कि जब वह प्रदेश से घर लौटा तो अपने घर के सामने वाले पुराने पेड़ को न देखकर असमंजस में पड़ गया कि आखिर वह पेड़ गया कहाँ, क्योंकि जब कभी घर आता था तो वह उस पेड़ को चौकीदार की तरह तैनात पाता था। वह पेड़ अधिक दिनों का होने के कारण अपना हरापन खो चुका था। डालें सूख गई थी, पत्ते झड़ गए थे, लेकिन पेड़ का ऊपरी भाग फूल पत्तों से युक्त था जो पगड़ी के समान प्रतीत हो रहा था। पेड़ पुराना होने के कारण उसका तना खुरदुरा था, लेकिन आंधी तूफान से लड़ते भीगते विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी शक्ति सामर्थ्य का परिचय देते हुए डटा रहता था। तात्पर्य यह है कि हर विषम परिस्थितियों में वह पेड़ निर्भीक बहादुर के समान वहां खड़ा रहता था। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए, चलो हम इससे भी आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कवि ने पेड़ के माध्यम से घटती मानवीय संवेदना पर घोर चिंता व्यक्त की है। कवि का कहना है कि पेड़ प्रकृति का अनुपम सौंदर्य है। पेड़ हर प्रकार से मानव की रक्षा तथा सहयोग करता है। आज पेड़ों के कटने के कारण ही मानव जीवन पर खतरे की बादल मंडराने लगे हैं। आज जिस प्रकार लोग स्वार्थवश पेड़ों की कटाई कर रही है, यह उनकी संवेदनाहीनता की परिचायक है। इसी कारण विश्व में पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। कवि अपने घर के सामने वाले वृक्ष का मानवीयकरण करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार कोई चौकीदार अपने दायित्व का निर्वाह करने को सदैव तत्पर रहता है, उसी प्रकार वह वृक्ष भी हर मौसम तथा हर परिस्थिति में खड़ा अपनी छाया प्रदान करता था। कवि यह स्वीकार करता है कि यद्यपि पेड़ समय की मार सहते सहते जर्जर हो गया था, फिर भी उसकी संवेदना वैसी ही थी जैसे कभी रही होंगी। अतः कवि पेड़ के माध्यम से मनुष्य एवं सभ्यता के विनाश के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। तो आई होप आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो फिर हम अगला कोटेशन ले लेते हैं। ठीक है। तो अगला कोटेशन क्या है बाबू, आप हमारे साथ स्क्रीन पर देखो तो सही। जैसे कि आप पहला कोटेशन देखे तो देखो कितना समझ पाए, ठीक इसी तरह से दूसरा भी कोटेशन भी देखो। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बाबू। धूप में बारिश में, गर्मी में सर्दी में हमेशा चौकन्ना, अपनी खाकी वर्दी में दूर से ही लड़कारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाओं में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कितनी अच्छी लाइन लिखी है। ये लाइन पढ़ के तो हमारे शरीर सही उठता है। तो आई होप हमें भी पूरे विश्वास है कि आप लोग भी इसका मायने जरूर थोड़ा सा जरूर समझे ही होंगे। तो चलिए फिर इस कोटेशन के माध्यम से कुंवर नारायण जी क्या कहना चाहते हैं, इस कोटेशन के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं, तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। कवि कहता है कि वह बूढ़ा वृक्ष गर्मी सर्दी तथा बरसात में हमेशा चौकीदार की तरह खाकी वर्दी में अर्थात छाल चमड़ा के नष्ट होने के कारण हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता था। कवि कहता है कि जब वह उस पेड़ के समीप पहुंचता था कि दूर से ही वह चौकीदार के समान सावधान करता प्रतीत होता। तात्पर्य यह है कि जैसे चौकीदार आने वाले से जानकारी लेने के लिए पूछता है, वैसे ही वह पेड़ भी कवि से जानना चाहता है। तब कवि अपने को उसका दोस्त कहते हुए उस पेड़ की शीतल छाया में बैठकर सोचने लगता है कि कहीं
संवेदनहीन मानव स्वार्थ पूर्ति के लिए इसे काट न दे, लेकिन कभी मानव जाति की रक्षा तथा पर्यावरण की शुद्धता के लिए पेड़ बचाने का संकल्प लेता है तथा अपनी संवेदना प्रकट करता है कि गांव, शहर तथा देश तभी सुरक्षित रहेंगे जब वृक्षों की रक्षा होगी। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ पाए होंगे। एक विद्यार्थी कमेंट किया, सर नहीं समझ पाए। कहाँ से समझ पाओगे बाबू, तुम बताओ, हम तुमको बता देते हैं। इसका जो देखो, बहुत सारे सर तो सही बताते ही नहीं है, लेकिन हम उतना छुपाते भी नहीं है, ठीक है। जो रियल है हम वो बता देते हैं। देखो, तुम नहीं समझ पा रहे होगे पूरी तरह से, आई होप हम समझ सकते हैं हम आपका बात। तो कैसे समझ पाओगे तुम ही बताओ। जैसे कि तुम क्लास 10th में आई हो तो ही एक अभी जस्ट पढ़ाई कर रहे हो, इससे पहले तो कभी 7, 5th, 6, 7, 8, 9th में तो कभी पढ़े ही नहीं होंगे आप, तो कहाँ से समझ पाओगे तुम ही बताओ। एक दिन में ही समझ देना। तुमको मालूम है गद्य खंड आसान होता है। गद्य खंड क्या है, तुम सिर्फ पढ़ते जाओ और समझते जाओ, लेकिन जो काव्य खंड होता है, एक जो कविता होती है, उसकी गहराई जानने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो हमें तो नहीं लगता होगा, कहाँ समझ पाओगे। हम खुद नहीं 100% हम भी नहीं समझ पाते हैं। जो रियलिटी, जो रियल बात है, हम वो कहने में हम हिचकते भी नहीं है। हालांकि हम सर है तो क्या हो गया, हम महान आदमी नहीं है, ठीक है। तो हम भी उतना नहीं। देखो, जो हिंदी साहित्य में PhD कर लेते हैं, एक ठो हम सर को जानते हैं जो कि IAS का तैयारी कराते हैं, दृष्टि IAS ऐसी करके क्लास है, तो वो विकास कीर्ति सर है। तो वो सर हिंदी साहित्य में PhD किए हुए है। तो वो सर लोग बहुत गहरी अध्ययन से जानते होंगे इस विषय को, ठीक है। तो हिंदी साहित्य को तुम इतना साधारण नहीं लो, एक PhD करने के बाद ही तुम समझ पाते हो, ठीक हो। तो इसका मतलब ये भी नहीं होता है। देखो, हमें पूर्ण आशा है कि आप 60 से 70% जो इस कविता, हम अदर कविता की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस कविता में जो हम आपको समझाने के प्रयास किए हैं, 50 से 60% आप जरूर समझ पा रहे होंगे। तो यह बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी है। यह एक ऐसा कविता है, एक वृक्ष की हत्या, यहाँ पे बहुत हाई लेवल, यानी कि हम आपको बताते हैं IAS हो गया, UPSC हो गया, BPSC हो गया, या अदर सरकारी नौकरी हो गए, या कोई भी जॉब हो गए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन उस इतना हाई लेवल पर पूछ जाता है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम जितना हम आपको समझाए हैं, बस अगर आप 50 से 60% भी समझ पा रहे होंगे तो यह बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी है, ठीक है बाबू। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे आप 1 से 2 बार, 3 बार पढ़ो, उसके बाद समझ पाओगे। एक बार में कोई सफल नहीं हुआ है, यह इतिहास गवाह है। एक बार में कोई सफल नहीं हुआ है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, उतना हड़बड़ाना भी नहीं है यार। नए नए आए हो, नए नए सीखने का कोशिश कर रहे हो, 1 से 2 बार पढ़ो, तुम्हारे पूरी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। अगर 50 से 60% भी समझ पा रहे होगे तो उतना यार हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो आपको उतना चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो हम क्या करते हैं, इससे भी थोड़ा सा हम आसान भाषा में इस कोटेशन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने की उतना कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो इसको हम थोड़ा और आसान भाषा में हम आपको समझा देते हैं। कवि कहता है कि जो वृक्ष मानव के साथ पशु पक्षियों की शीत, उष्ण तथा बरसात से रक्षा करता है, आज शहरीकरण अथवा औद्योगिकरण के लिए पेड़ों को निर्ममता के साथ काट रहा है। फलतः प्रकृति में असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। पेड़ों के विनाश के कारण ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिस कारण गर्मी बढ़ रही है और पर्यावरण घातक रूप धारण करने लगा है। कवि मानव के इस निर्मम व्यवहार पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहता है कि मानव यह भूल जाता है कि प्राणवायु पेड़ पौधे से ही मिलती है। इसलिए कवि अपने काव्य के माध्यम से अपनी संवेदना प्रकट करते हुए पेड़ पौधों की रक्षा करने की सलाह देता है तथा सावधान करता है कि यदि इन वृक्षों का विनाश नहीं रुका तो मानव जाति का विनाश निश्चित है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 से 2 बार तुम सुनो, रिपीट करके सुनो, तुम पूरी तरह से
समझ जाओगे। अगर एक बार में 50 से 60% समझ रहे हो तो तुम एक तेज विद्यार्थी हो रियल में। खुद अपने आप को पहचानो। बहुत सारे स्टूडेंट तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता है। तुम यहाँ तक इतना मेहनत से सुनते आ रहे हो, समझते आ रहे हो, सुनने की प्रयास कर रहे हो। यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट रियल में। तुमको लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन तुम एक तेज विद्यार्थी हो। अगर एक बार में तुम 50-60% समझ पा रहे हो तो तुम बहुत तेज विद्यार्थी हो। तुम दोबारा सुनो और पूरी समझ आओगे और चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप अगर 50-60% समझ पा रहे तो इससे रिलेटेड ही आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हम आपको पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि अगर इससे रिलेटेड इस जो एक वृक्ष की हत्या है इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछेगा या कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप इसे ज़रूर सही आंसर दे कर आइएगा या बिहार बोर्ड में लिख के आइएगा या फिर ऑब्जेक्टिव पूछे तो टिक मार कर आइएगा। ठीक है, तो यह हम लास्ट का क्वेश्चन कुछ बच गया है, लास्ट का एक क्वेश्चन बच गया है, वह हम जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ आप भी स्क्रीन पर देखिए। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट का क्वेश्चन है, इसके बाद हम कुछ प्रश्न देखेंगे जो VVI प्रश्न है, उसके बाद हम फिर समाप्त कर देंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ स्क्रीन पर देखिए। तो बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो आई होप इसमें तो आप पूरी तरह से समझ ही गए ही होंगे। इसमें हमको समझाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, साफ साफ है। क्या है? बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से। मरुथल माने क्या होता है? अगर पेड़ पौधा काट दोगे तो वहाँ बंजर ही हो जाता है। जब जंगल ही नहीं रहेगा तो वहाँ पर बंजर हो ही जाएगा, उन्हीं को हम मरुथल कहते हैं। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, यानी कि जो मनुष्य, अगर पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो मनुष्य ही जंगल हो जाएगा, है कि नहीं? चलो इसको हम और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब पूरी तरह से इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कुंवर नारायण जी इस कोटेशन के माध्यम से क्या कहते हैं हम उनको समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, कवि कुंवर नारायण पर्यावरण, मनुष्य तथा सभ्यता के विनाश होने से बचाने का उद्घोष करते हुए कहते हैं कि वह प्रदूषित पर्यावरण से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं से निजात पाने का प्रयास करेंगे। नदियों को सूखने से, हवा को अति गर्म होने से तथा भोज्य पदार्थ को दूषित होने से बचाने के लिए पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे। तात्पर्य यह है कि प्रकृति की रक्षा किए बिना जीवन की सुरक्षा संभव नहीं है। प्रकृति ही मानव की असली जननी है। इसी के गोद में पलकर मानव विकास पाता है, अर्थात इसी का अन्य जल खाकर पीकर स्वस्थ रहता है। इसलिए कवि चाहता है कि पेड़ पौधों की रक्षा हो ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे, नहीं तो मानव जीवन के अंत के साथ सभ्यता का अंत होना निश्चित है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इस कोटेशन के माध्यम से कुंवर नारायण जी क्या समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए कुछ प्रश्न बचा है तो हम उस प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्या कमेंट में कर दिया सर, और थोड़ा समझाइए। चलो ठीक है, तो और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी नहीं समझता है कोई विद्यार्थी, तो चलो उतना भी कुछ, चलो कोई बात नहीं। चलो कवि जी क्या कहना चाहते हैं इन कोटेशन के माध्यम से थोड़ा हम और गहरी बात बताने जा रहे हैं, तो आप सुनिए ज़रूर ध्यान से। माने बताएंगे इसी से रिलेटेड ही, लेकिन तो चलो थोड़ा हम तुमको समझाने का प्रयास करते हैं कवि जी क्या कहना चाहते थे। ठीक है, कवि कहता है कि वह हर कीमत पर नदियों को सूख कर नाला होने से, हवा को धुआं अर्थात वायुमंडल को गर्म होने से तथा खाद्य पदार्थ को विषाक्त और प्रदूषित होने से बचाने का प्रयास करेगा। कवि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई पर चिंता व्यक्त करते हुए यह कहना चाहता है कि पेड़ पौधों के बिना धरती बंजर हो जाएगी, वर्षा नहीं होगी, फलतः नदियाँ सूख जाएगी तथा
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से वायुमंडल इतना गर्म हो जाएगा कि जीव जंतु जलकर राख बन जाएंगे। इस प्रकार सभ्यता का अंत हो जाएगा। इसलिए कवि प्रकृति के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता है कि मानव सभ्यता की रक्षा के लिए जंगलों की रक्षा आवश्यक है, ताकि धरती मरुस्थल न बने, और मनुष्य के जंगल बनने से बचाने के लिए काव्य द्वारा मानव में पेड़ पौधों के प्रति संवेदनात्मक भाव भरने का प्रयास करता है। वह कहता है कि पेड़ पौधों हमारे सच्चे मित्र एवं जीवन है। तो आई होप आप समझे होंगे बहुत अच्छी तरह से। तो आप समझ गए बाबू? अरे कैसा थैंक यू, हमारा काम ही है आप लोगों की आसान भाषा में समझाने की। तो थैंक यू कहने का कोई बात नहीं है, हमारा काम ही, एक टीचर का काम ही होता है अपने स्टूडेंट को आसान भाषा में समझाने के। तो चलिए, इसमें कुछ प्रश्न बच गया है तो हम उस प्रश्न के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, तो फिर हम चैप्टर क्लोज करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे 7 से 8 प्रश्न है, तो आपको सभी प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, सही सुन रहे हो, सभी प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें चौंकने वाली बात है ही नहीं। हालांकि हम आपको बता दें कि इसमें सिर्फ 2 से 3 ऐसे प्रश्न है जो कि इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 2 से 3 साल के अंतराल में यही 2 से 3 ऐसा प्रश्न है जो कि रिपीट किया जाता है बार बार, ठीक है। तो इसे आपको पूरी क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ देखो, ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं बताते, हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से इसमें जितना भी 7 से 8 प्रश्न देख रहे हो हम सभी बताते हैं। हालांकि यहाँ तक हम कि व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, जैसे कि आप उससे नीचे में आओ, कविता के आसपास हो गया, फिर उससे नीचे आओ, निम्नलिखित अवयवों का वाक्य में प्रयोग करें, फिर संज्ञा पदों बताओ, तो हम ये सारा कुछ कवर करते हैं। लेकिन जो भी क्वेश्चन आंसर है, यानी कि जो ऐसा कौन सा ऐसा 2 से 3 प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, इसमें से ऐसा कौन सा अवयव जो पूछने का ज़्यादा चांस है, तो हम इस पर थोड़ा हम ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। देखो, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हालांकि हम आपको पहले ही बता दें, हम जितना इसमें है, आप जितना भी स्क्रीन पर देख रहे हैं या आप जितना भी चैप्टर में देख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर हो गया, कविता के आसपास हो गया, या ETC कुछ भी हो, इसमें आप जितना देख रहे हैं हम एक एक चीज़ बताते हैं। जैसे कि 7-8 क्वेश्चन है तो हम सब बताएंगे, सभी प्रश्न का हम सभी क्वेश्चन बताते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा 3 या 4 या फिर 2 कह ले, जो ऐसा कौन सा प्रश्न है जो याद करने का ज़रूरत होता है, यही 3-4 ही ऐसा क्वेश्चन है जो इसमें से इसी में से आपको पूछेगा। देखो, हम जो गेस कर देंगे उसमें से 80 से 90% चांस रहता है मिलने का, ठीक है। हम लोग का थोड़ा आपका एक तरह से कल एक्सपीरियंस हो गया है थोड़ा गेस करने का, तो सभी याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, उतना समय बर्बाद करने का कोई ज़रूरत नहीं। हमारा सिर्फ यही कहना है कि अगर आप देखो, हम बताते हैं, हम 2-3 मिनट बात कर सकते हैं, अगर आपका इजाज़त हो तो जल्दी कमेंट में बताओ, नहीं तो फिर हम यहीं समाप्त कर देंगे। थैंक यू, चलो कोई बात नहीं। देखो बाबू, थैंक यू, आप इजाज़त दी है 2-3 मिनट बात करने के लिए। तो देखो बाबू, हम आपको बता देते हैं कि देखो इसमें क्या होता है, हम तुमको सही बता देते हैं। देखो, कोई भी प्रश्न होता है तो सभी प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत होता नहीं है, ठीक है। इसमें से सिर्फ 2 से 3 ही ऐसा प्रश्न है जो इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि हेर फेर करके 2-3 साल के अंतराल में करके यही 2-3 ऐसा क्वेश्चन है जो उलट फुलट करता रहता है, ठीक है। तो हालांकि हम बता दें, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम पहले भी बता चुके हैं, ऐसा भी नहीं है। हालांकि हम आपको पहले ही बता दें, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से 7-8 प्रश्न से, उसके बाद जो भी प्रश्न के बाद भी है, हम सारा कुछ व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कवर करते हैं। लेकिन देखो, हमारा बस यही कहना है कि जब मेहनत करना है, जब मेहनत करते ही हो तो सही डायरेक्शन में क्यों नहीं किया जाए। देखो, मेहनत करना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, मेहनत करना सही डायरेक्शन में होता है। मालूम चले, देखो आपको पहुंचना है कहीं और, ठीक है, और उससे अगर आप अपोजिट भागने लगो या फिर अपोजिट वाला कोई गाड़ी पकड़ लो तो फिर अपने जगह तो नहीं पहुँच पाओगे। ठीक इसी तरह से बाबू, पढ़ाई तो जैसे कि आप लोग भी देखते ही होंगे, पढ़ाई कितना सारा स्टूडेंट करता है। कोई भी वैकेंसी आता है, कोई भी नौकरी आता है,
कुछ का भी सरकारी फॉर्म हो या कुछ का भी हो तो सारा तो सफल नहीं हो पाते हैं, सभी तो आईएएस नहीं बन जाते हैं, सभी तो पुलिस नहीं बन जाते हैं, या कोई भी हो या सभी तो टीचर नहीं बन पाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ तो ज़रूर बनते हैं, जितना सीट रहते हैं उतना तो ज़रूर बनते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है, उस विद्यार्थी में ऐसा क्या क्वालिटी रहता है जो उसका अध्यक्ष होते हैं या फिर उसका जो एक तरह से क्या उसको बोलते हैं, हाँ अध्यक्ष ही होते हैं, जो उसको पार्टिसिपेट में पूरी तरह से पास फिटनेस में जो अपना पूरा रूल के साथ उसको पास करके एक नौकरी स्थापित दिया जाता है। तो कुछ तो ज़रूर होता होगा ना उसमें जो क्वालिफाई कर जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि क्लास 10th का ही हम बात कर लेते हैं। क्लास 10th में जितना विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं सभी का इच्छा होता है कि हमारा बहुत अच्छा नंबर आए। अगर बहुत अच्छा नंबर नहीं आए तो कम से कम फर्स्ट डिवीज़न का सबका मन होता है कि हम कम से कम फर्स्ट डिवीज़न करें, होता है कि नहीं? लेकिन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? अरे मेहनत को देखो, बहुत विद्यार्थियों को तो हम देखते हैं मेहनत करता है लेकिन सही डायरेक्शन में ही नहीं कर पाता है। ठीक है बाबू, तो हमारा बस यही कहना है कि मेहनत हम जब मेहनत ही करते हो, और हम भी मेहनत करते हैं आपके साथ साथ, तो देख ही रही हो, जब आप मेहनत करते ही हो तो सही डायरेक्शन में मेहनत करना चाहिए। ठीक है बाबू, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और जाते जाते हम सिर्फ यही कहेंगे कि आप नीचे में शब्द निधि देख पा रहे होंगे। शब्द निधि 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। पूछा नहीं जाता है तो याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, और नहीं पूछा जाता है तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि नहीं पढ़े। पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसका जो सही मायने में जो फ़ायदा होता है वह डायरेक्ट परीक्षा हॉल में जाके ही मालूम चलता है। तो सब 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा और याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हाँ, जाते जाते हम एक बात और हम आपको कहना चाहेंगे, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। देखो बाबू, तुम एक दिन में 12 घंटा 13 घंटा पढ़ लेते हो, या फिर 10 घंटा 20 घंटा पढ़ लेते हो, और 2 दिन गायब हो जाते हो। ये बाबू नहीं होना चाहिए। हम आपको बता दे रहे सही मायने में तुम रोज़ 4 से 5-6 घंटा पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। काहे का दोस्ती भाई, काहे का दोस्ती? तुम यार, हम तुमको क्या कहते, चलो ना हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको इतना समझाएंगे, और वहाँ थोड़ा बातचीत करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पे तो हालांकि ऑलरेडी ही वो लंबा वीडियो हो गया है, तो कोई बात नहीं बाबू। तो इसका हम VVI क्वेश्चन आंसर है तो हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाके और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप चैनल, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर आप ओल्ड हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और हम जो वीडियो जितना जल्दी हो सके हम डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन बहुत जल्द पहुंच जाएगा। चैनल इसलिए सब्सक्राइब किया जाता है ताकि आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिले। हालांकि आप लोग जानते ही होंगे, तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, और इसका जो चैप्टर है उसका तो हम VVI क्वेश्चन डालेंगे ही। अगर आप इससे अदर भी अगर चैप्टर का अगर आप VVI क्वेश्चन आंसर चाहते हो तो वही भी जाके आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमारा बस यही कहना है बाबू, आप एक बार सिर्फ सफल हो जाओ, उसके बाद आपके पीछे पीछे न जाने कितना दोस्ती, सारा पैसा, घर, इज्जत, सम्मान, मान सब आएगा। सिर्फ एक बार मेहनत करके एक बार सिर्फ सेटल हो जाना है। 1 साल की तो ही बात है, मेहनत करके अच्छा सा कॉलेज में एडमिशन करा के बस सेटल हो जाना है। उसके बाद फिर अपने गोल की अचीव मेहनत से लगन करके जो आप बनना चाहते हैं, आपके पास जो गोल है, जो विजन है, उसको आप प्राप्त कीजिए, और अपने घर का सम्मान, अपने गांव का सम्मान और अपने देश का सम्मान। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो हालांकि यह वीडियो बहुत लंबा हो गया है बाबू, तो फिर हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से अपने दोनों आदमी बात करेंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, ठीक है बाबू। हालांकि थोड़ा देखो, बातचीत करना भी कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसा देखो, रॉबर्ट की तरह पढ़ाई कभी नहीं करना चाहिए, और हम चाहते ही हैं कि आप एक बार में जितना जल्दी समझ जाए, ठीक है बाबू। तो आई होप आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और पढ़ाई हमेशा रेगुलर कीजिए। कभी भटकना नहीं है, दोस्त या किसी लड़की के चक्कर में कभी भटकना नहीं है। एक बार सिर्फ गोल अचीव कर लो, उसके बाद जीवन भर तो फिर ऐसी है, तो फिर सही समय सही उपयोग करो, ठीक है बाबू। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, और आप प्ले लिस्ट में जाके VVI क्वेश्चन आंसर देखिए, वहाँ पे सारा कुछ कवर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, सारा कुछ कवर किया जाता है। तो फिर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से अपने लोग बातचीत करेंगे। तो अब हमें आप इजाज़त दीजिए, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।